हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो आज की वीडियो के अंदर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। उसके लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज को देखने वाले हैं और जिससे हमें ये आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या चीज ध्यान रख के उन एमसीक्यूज को अटेंड करना है। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Question: The cardiac enzymes levels are measured in a patient with chest pain because, मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि एक चेस्ट पेन का पेशेंट है, उसके अंदर कार्डियक एंजाइम के लेवल्स को चेक किया जाता है, ठीक है। और क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन दे रखा है ए, decreases the enzyme level, help to estimate the rate of recovery time for the patient with MI। इसका मतलब ये है कि एंजाइम लेवल के अंदर अगर डिक्रीज होगा तो वो किस में हेल्प करेगा? पेशेंट की जो रिकवरी टाइम है उसको एस्टिमेट करने में। ऑप्शन बी दे रखा है, इट रिवील्स इफ पेशेंट इज ट्रूली हैविंग एन चेस्ट पेन, ये रिवील करता है कि पेशेंट को सच में चेस्ट पेन है। ऑप्शन सी है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, ठीक है, मायोकार्डियल इंजरी के एरिया को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी है, द सीरियल मेजरमेंट ऑफ एंजाइम लेवल रिवील द एक्सटेंट ऑफ कार्डियक डैमेज एंड हेल्प टू मॉनिटर हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेगुलरली मेजरमेंट किया जाता है एंजाइम लेवल का, वो क्या रिवील करता है कि किस लेवल तक कार्डियक डैमेज हुआ है और किस चीज को मॉनिटर करने में हेल्प करता है, जो हीलिंग का प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कि जो चेस्ट पेन के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर का कार्डिक एंजाइम लेवल को क्यों मेजर करा जाता है? क्यों? क्योंकि कार्डिक एंजाइम का जो लेवल है वो कार्डियक डैमेज बताता है, ठीक है, और उसके साथ साथ में हीलिंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इज, ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ऑप्शन दे रखा है, ए डिल्ट्रेम, ऑप्शन सी बी एडिनोसिन, ऑप्शन सी कार्विडियोल, ऑप्शन डी अम्योडरन। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, एडिनोसिन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया के लिए। और इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर ये डायरेक्टली सीधा का सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की अगर हम बात करें, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जो है उसको पर ऑक्सीमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया भी बोला जाता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PSVT के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए नाम से पता पड़ रहा है टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया मीन्स कि हार्ट रेट तो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, और सुप्रा वेंट्रिकुलर, ठीक है, मतलब वेंट्रिकल से ऊपर। इसको हम लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल से ऊपर, और वेंट्रिकल से ऊपर क्या होते हैं? एट्रिया होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की बात कर रहे हैं ना, तो मोस्टली क्या होगा कि हार्ट के अंदर क्या होगा? रिदम प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा? सुप्रा वेंट्रिकुलर एट्रिया के अंदर या फिर एवी नोड के अंदर, ठीक है। अब देखिए एडिनोसिन जो है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें, तो एडिनोसिन की जो स्टार्टिंग डोज होती है वो होती है 6 mg, ठीक है, और आईवी दी जाती है। और जैसे ही 6 mg आईवी हम देते हैं, किससे? पेरिफेरल लाइन से प्रोवाइड करी जाती है, पेरिफेरल लाइन से प्रोवाइड करी जाएगी। और उसके जस्ट बाद में 20 ml जो होता है नॉर्मल सलाइन का रैपिड फ्लश किया जाता है, ठीक है, नॉर्मल सलाइन का रैपिड फ्लश करा जाता है। और उसके बाद में जैसे ही फ्लश किया गया उसके बाद में एलिवेट किया जाता है एक्सट्रीमिटी को, ठीक है, ताकि क्या होगा कि जो हमने मेडिसिन दी है वो जितना जल्दी हो सके हार्ट तक पहुंच जाए, ठीक है। और क्या होगा, और ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि जो एडिनोसिन है इसकी जो लाइफ स्पान जो होता है इसका, वो कुछ सेकेंड्स का होता है, ठीक है, कुछ सेकेंड्स का होता है।
इसीलिए इसके साथ में ऐसे करा जाता है कि इसको पेरिफेरल लाइन से देने के बाद फ्लश करके और एक्सट्रीमिटी को एलिवेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेजिटेशन ऑफ हार्ट वाल्व रिजल्ट फ्रॉम, ठीक है, हार्ट के जो वाल्व्स हैं उसका वेजिटेशन किससे होता है? ऑप्शन दे रखा है ए बैक्टीरियल इन्वेजन, ऑप्शन बी पुअर डाइट, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलिटस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए कि बैक्टीरिया के इन्वेजन की वजह से जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं उनका वेजिटेशन होता है। अगर देखिए वेजिटेशन का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, मतलब कि अबनॉर्मल ग्रोथ बोल सकते हैं हम, ठीक है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है किसकी? बैक्टीरिया की, अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की, और जो क्या हो रही है वॉल्व्स के अंदर जाके क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, और उसी को बोला जाता है वेजिटेशन ऑफ हार्ट वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमीडिएट गोल ऑफ इंटरवेंशन फॉर कार्डियक टेम्पोनेट, ठीक है, कार्डियक टेम्पोनेट के लिए इमीडिएटली क्या किया जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमीडिएट जो हम इंटरवेंशन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका गोल क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है ए टू रिलीव पेन, ऑप्शन बी टू एलिवेट एंजाइटी, ऑप्शन सी इम्प्रूविंग मोबिलिटी, ऑप्शन डी रिलीविंग इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी कि कार्डियक टेम्पोनेट का जो इंटरवेंशन होता है उसका गोल क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल प्रेशर है, इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर, उसको क्या करना है, रिलीव करना है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्डियक टेम्पोनेट जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट के सराउंडिंग जो सेक है, ठीक है, हार्ट के सराउंडिंग क्या है, हम बोल सकते हैं जो सराउंडिंग सेक है उसका, सराउंडिंग सेक, या फिर हम बोल सकते हैं कवरिंग, किसकी कवरिंग? हार्ट की कवरिंग, ठीक है, जो पेरिकार्डियम से कवर्ड है, ठीक है, उस कवरिंग के अंदर क्या हो जाता है, एक्सेस फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है, एक्सेस फ्लूइड क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। अब क्या हो गया कि मान लीजिए यहाँ पे ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है यहाँ पे ऐसे, और इसके अराउंड की जो कवरिंग है इसका फ्लूइड जो है यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया। तो जब ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा तो ये हार्ट पर क्या करेगा, चारों तरफ से प्रेशर करेगा, ठीक है, और ये जब प्रेशर हार्ट के ऊपर लगेगा इस फ्लूइड के द्वारा, जब हार्ट के ऊपर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा कि सडन जो है, जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, सडन बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, ठीक है, कैसी हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसीलिए कार्डियक टेम्पोनेट का जो इंटरवेंशन होता है उसका गोल होता है कि जो इंट्रा पेरिकार्डियल प्रेशर है उसको रिलीव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल और डिफ्यूज इन्फ्लामेशन ऑफ कार्डियक मसल इज, ठीक है, कार्डियक मसल का जो इन्फ्लामेशन है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी मायोकार्डाइटिस, ऑप्शन सी पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी मायोकार्डियल इंफाक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे इसका? ऑप्शन बी मायोकार्डाइटिस ही क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्डियक मसल, ठीक है। तो अगर हम मायोकार्डाइटिस बात करें तो मायोकार्डाइटिस नाम से पता पड़ रहा है कि जो मायोकार्डियम लेयर है हार्ट के अराउंड उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। अब जब मायोकार्डाइटिस है वो किस वजह से होता है? यूजुअली जो होता है, मतलब हम बोल सकते हैं मोस्टली जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, किसकी वजह से? वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और क्या हो सकता है कि अगर सीवियर केस है, ठीक है, मान लीजिए कैसा है, सीवियर है, मतलब बहुत ज्यादा आगे जाके एलिवेट हो गया मायोकार्डाइटिस, तो वो हार्ट को वीक कर देगा, ठीक है, हार्ट कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और जब हार्ट कमजोर हो जाएगा तो उससे क्या हो सकता है, हार्ट का फेलियर भी हो सकता है, हार्ट का फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड फॉर इन्फ्लेटिंग आईएबीपी बलून, ठीक है, आईएबीपी बलून को इन्फ्लेट करने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? अब देखिए आईएबीपी क्या होता है, आईएबीपी होता है इंट्रा एओटिक बलून पंप, ठीक है, इसको बोला जाता है इंट्रा एओटिक बलून
पंप, ठीक है, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में IABP। अब उस बलून को फ्लो करने के लिए या फुलाने के लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए हाइड्रोजन, बी CO2, सी नियोन, डी हीलियम। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, हीलियम गैस का यूज किया जाता है IABP बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये बलून होता क्या है, एक्चुअली जो होता है कि जो हमारी लार्जेस्ट वेसल है बॉडी की, ठीक है, लार्जेस्ट वेसल कौन सी है? एओटा, ठीक है। अब ये एओटा जो है उसके अंदर अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इस चीज का यूज किया जाता है। किसका? इस AABP बलून का यूज किया जाता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एओर्टा का क्या करने के लिए? कंट्रोल द फ्लो, ठीक है। और किसका फ्लो? ब्लड का, एओर्टा के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए IABP बलून का यूज किया जाता है। अब क्या होता है कि जब ये बलून जो है हार्ट के अंदर इंसर्ट करा जाता है, ठीक है, सॉरी, जब ये एओर्टा के अंदर इंसर्ट करा जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये डिवाइस जो होती है ये क्या हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, ठीक है। और स्मॉल कब हो जाएगी? जब हार्ट क्या होगा? पंप करेगा, ठीक है। जैसे ही हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा, मतलब कि अपने ब्लड को बॉडी के अंदर जब सेंड करेगा तो ये डिवाइस स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे क्या होगा कि हार्ट जो होगा वो क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। हार्ट क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है, मतलब हार्ट के अंदर क्या हो रहा है? फीलिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। उस टाइम पे ये क्या हो जाएगी? ये जो हम बोल सकते हैं डिवाइस जो है ये कैसी हो जाएगी? बिग होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ठीक है। और इसी वे में ये क्या करता है ताकि जो मैक्सिमम ब्लड है वो हार्ट के अंदर रह सके। ये देखिए IABP जो है वो कब सजेस्ट किया जाता है? अगर जो हार्ट है उसके अंदर इनफ ब्लड नहीं जा रहा है या हार्ट जो है बॉडी के अंदर इनफ ब्लड को सेंड नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर IABP बलून को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बूट शेप्ड चेस्ट इज सीन इन, ठीक है। बूट शेप्ड चेस्ट कौन सी कंडीशन में देखा जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ए टॉफ, ठीक है, टॉफ होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। ऑप्शन बी है TGA, TGA होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ऑप्शन सी MI मीन्स मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ऑप्शन डी PDA, PDA मीन्स पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, टॉफ की जो कंडीशन होती है मीन्स टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, इस कंडीशन के अंदर हार्ट सॉरी जो चेस्ट होता है वो कैसा हो जाता है? बूट शेप हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट या टॉफ, ठीक है, तो टॉफ जो होता है यूजुअली बच्चों के अंदर होता है, ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर होगा। चिल्ड्रन भी हम बोल सकते हैं एक तरह से नियोनेट इन्फेंट वगैरह उनके अंदर देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए तो ये बोल रहा है टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट, ठीक है, तो टेट्रालॉजी मतलब कि क्या होगा? चार चीजें इंक्लूड होंगी। अब कौन कौन सी चार चीजें जो होती हैं टॉफ के अंदर होती है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो होता है VSD, और VSD क्या होता है? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, VSD होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मींस क्या है? दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनके बीच का जो सेप्टम है या जो वॉल है जो इनको लेयर कर रही है, एक दूसरे से अलग कर रही है, उसके अंदर क्या होगा? डिफेक्ट होगा, ठीक है, टॉफ के अंदर। सेकेंड चीज क्या होती है इसके अंदर? ओवर राइडिंग एरोटा, ओवर राइडिंग एओटा, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब ओवर राइडिंग एओटा के अंदर क्या होता है कि एओटिक वॉल्व जो होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन जो थर्ड होती है उसके अंदर आता है पल्मोनरी स्टीनोसिस, ठीक है, उसमें आता है पल्मोनरी स्टीनोसिस। अब पल्मोनरी स्टीनोसिस जो है उसके अंदर क्या होता है कि पल्मोनरी वॉल्व जो है वो क्या हो जाएंगे? नैरो हो जाएंगे। स्टीनोसिस का मतलब ही क्या होता है? नैरो हो जाना। और पल्मोनरी वॉल्व क्या हो जाएंगे? नैरो हो जाएंगे। तो जब पल्मोनरी वॉल्व नैरो हो जाएंगे तो आगे क्या होगा कि ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से
पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन टॉफ के अंदर होती है वो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड नहीं जा रहा है, तो अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। Next question. The warfarin should be withheld how many hours before any procedure? ठीक है, किसी भी तरह के प्रोसीजर से पहले कितने टाइम पहले वारफरिन को स्टॉप किया जाता है या विदहोल्ड किया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन ए 5 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 24 आवर्स, ऑप्शन डी 48 आवर्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन सी, 24 आवर्स पहले क्या होता है कि विदोल्ड किया जाता है, ठीक है। अब वारफरिन जो है क्या है, वारफरिन एक तरह की एंटीकोगुलेंट ड्रग है, ठीक है। क्या है, एंटीकोगुलेंट। मीन्स क्या हो जाएगा, ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देगी, ब्लड को क्लोट नहीं होने देती है, ठीक है। तो अब जो हम प्रोसीजर अगर कर रहे हैं, मान लीजिए अगर कार्डियक कैथेटराइजेशन होना है पेशेंट का, कार्डियक कैथेटराइजेशन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जहाँ जिस वे से या जिस एक्सेस से हम स्टेंट वगैरह इम्प्लांट करते हैं वहां पे क्या होंगे, ब्लीडिंग की चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। वहां से हेमरेज के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर वारफरिन पेशेंट कंटिन्यू कर रहा है तो वहां पे क्लोट नहीं होगा, ठीक है। और पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ब्लड लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए, ऑप्शन ए ट्रोपोनिन ई, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन टी, ऑप्शन सी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ऑप्शन डी मायोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे ऑप्शन ए, ट्रोपोनिन आई जो होता है वो ओनली एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ आपको मायोकार्डियम के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। तो एमआई का अगर कोई पेशेंट है, ठीक है ना, मायोकार्डियल इंफाक्शन का जो पेशेंट है, तो उसके अंदर सबसे पहले ट्रॉप आई को ही क्या करा जाता है, इंडिकेट किया जाता है, बता करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। पहले के टाइम पे ट्रॉप टी भी किया जाता था, बट ट्रॉप टी इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये जो एंजाइम है, कौन सा, ट्रॉप टी, ठीक है, ये मसल्स जो है उसके अंदर भी देखा जाता है, ठीक है। जो कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। इसलिए इसको इतना ज्यादा कंफर्मेटरी नहीं माना जाता है, बट जो ट्रोपोनिन आई एंजाइम है वो सिर्फ आपको मायोकार्डियम के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स डेवलप्स अ प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है। एक नर्स ने क्या करा, एक प्लान ऑफ केयर बनाया एक क्लाइंट के लिए। अब कौन सा क्लाइंट है, who will be admitted to the hospital, जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा, किस चीज से, with the diagnosis of deep vein thrombosis of the right leg, ठीक है। कि नर्स जो है एक ऐसा पेशेंट है जिसको डीवीटी है राइट लेग के अंदर, और वो क्या हुआ है, हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला है, उसका प्लान ऑफ केयर बना रही है। द नर्स शुड डेवलप्स अ प्लान expecting that the physician will most likely prescribe which of the following, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब नर्स उस प्लान को डेवलप कर रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे एक्सपेक्टिंग दैट द फिजिशियन, वो उस टाइम पे क्या चीजों को ध्यान रखेगी कि फिजिशियन जो है इसमें से कौन सी चीज को प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ए, मेंटेन द अफेक्टेड लेग इन डिपेंडेंट पोजीशन, ठीक है। ऑप्शन बी, अप्लाइंग कूल पैक टू अफेक्टेड लेग फॉर 20 मिनट्स एवरी 4 आवर, कि क्या करना है, जो उसका अफेक्टेड लेग है उसके ऊपर कोल्ड एप्लीकेशन को अप्लाई करना है 20 मिनट के लिए हर 4 घंटे के अंदर। ऑप्शन सी, मेंटेन द बेड रेस्ट। ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर ओपियोइड एनाल्जेसिक एवरी 4 आवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। कि उसे क्या ध्यान रखना है कि जो फिजिशियन है वो किस चीज को एडवाइस करेंगे, एडमिनिस्टर द बेड रेस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बाकी सारे ऑप्शन क्यों नहीं होंगे यहाँ पे। देखिए, जब डीवीटी का केस होता है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो उस टाइम पे क्या है कि जो पेशेंट है उसको क्या करा जाता है, वार्म
हीट के लिए बोला जाता है, या हीट या मॉइस्ट के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो एक चीज ये तो बिल्कुल ही क्रॉस हो गई कि भाई कोल्ड एप्लीकेशन नहीं करी जाती है, हॉट एप्लीकेशन करी जाती है। सेकेंड चीज क्या है कि डीवीटी के अंदर लिम्ब को एलिवेट करा जाता है। ठीक है, लिम्ब का क्या करा जाता है, एलिवेशन किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है डिपेंडेंट पोजीशन की फ्लैट रखना है, तो फ्लैट तो नहीं रखा जाता है डीवीटी के अंदर। थर्ड चीज है यहाँ पे मेंटेन द बेड रेस्ट। ठीक है, तो अब क्या है कि डीवीटी के पेशेंट के अंदर जो एम्बुलेशन है, ठीक है, एम्बुलेशन या फिर हम बोल सकते हैं पेशेंट का जो मूवमेंट है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि अगर पेशेंट को मूवमेंट नहीं करना है तो क्या करना है, उसको बेड रेस्ट करना है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे क्या हो गई, करेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ एमआई सडनली बिकम्स टेकीकार्डिक। ठीक है, एक एमआई का क्लाइंट है जो सडनली उसको टेकीकार्डिया हो गया। इट शोज द साइन ऑफ एयर हंगर। अब उसमें क्या क्या हो रहा है, एयर हंगर, एंड बिगिंस कफिंग फ्रोदिस पिंक टिंज्ड स्पूटम। मतलब कि पेशेंट को टेकीकार्डिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज नोट करना, टेकीकार्डिया हुआ है, पेशेंट में एयर हंगर हो रहा है, स्पूटम आ रहा है पिंक कलर का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एंटिसिपेट व्हेन ऑस्कल्टेटिंग द क्लाइंट ब्रेथ साउंड। ठीक है, तो जब नर्स जो है पेशेंट को ऑस्कल्टेट करेगी ब्रेथ साउंड को, तो इसमें से कौन सी चीज इसे मिलेगी। ठीक है, कौन सी चीज दिखेगी। अब देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पे, ऑप्शन ए स्ट्राइडर, ऑप्शन बी क्रैकल, ऑप्शन सी स्कैटर्ड रोंकाई, ऑप्शन डी डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पे सिम्टम्स आपको बताए हुए हैं, कौन से, टेकीकार्डिया, एयर हंगर, कफिंग, ये सारे जो है ये एक तरह के सिम्टम है किसके लिए, पल्मोनरी इडिमा के लिए। ठीक है, और जब पल्मोनरी इडिमा होगा तो पेशेंट के अंदर क्रैकल साउंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो स्कैटर्ड रोंकाई और डिमिनिश ब्रेथ साउंड है वो पल्मोनरी इडिमा से रिलेटेड नहीं होते हैं। ठीक है, और जो स्ट्राइडर की कंडीशन होती है, ठीक है, वो किसके अंदर देखी जाती है, लेरिंगोस्पाज्म की कंडीशन के अंदर देखी जाती है। ठीक है, लेरिंगोस्पाज्म, या फिर हम बोल सकते हैं अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर देखी जाती है। अपर एयरवे का क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन। और यहाँ पे जो सिम्टम्स दे रखे हैं वो किसके सिम्टम्स है, पल्मोनरी इडिमा के सिम्टम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द कार्डियक डिजीज। ठीक है, एक नर्स जो है कार्डियक डिजीज के क्लाइंट की केयर कर रही है। हु हैज बीन प्लेस्ड ऑन अ कार्डियक मॉनिटर, जिसको क्या रखा गया है, कार्डियक मॉनिटर पे रखा गया है। द नर्स notes that the client has developed atrial fibrillation। अब नर्स क्या देख रही है कि पेशेंट के अंदर क्या हो गया, एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो गया, एंड हैज वेंट्रिकुलर रेट। अब उसके वेंट्रिकल्स की रेट कितनी हो गई, 150 बीट्स पर मिनट। ठीक है, द नर्स शुड नेक्स्ट असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब इसके बाद में जो नर्स है वो क्लाइंट को किस चीज के लिए असेस करेगी। ऑप्शन दे रखा है, ए फ्लैट नेक वेंस, ऑप्शन बी कंप्लेंट ऑफ नोजिया, ऑप्शन सी कंप्लेंट ऑफ हेडेक, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, कि उस टाइम पे पेशेंट के अंदर नेक्स्ट क्या असेस करेंगे, हाइपोटेंशन को। ठीक है, अब हाइपोटेंशन को क्यों असेस करते हैं, कि जब एट्रियल फिब्रिलेशन होगा तो उस टाइम पे कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्यों, क्योंकि जब एट्रियम बहुत जल्दी फिब्रिल हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं फटाफट फटाफट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वेंट्रिकल्स पूरी तरह से फील नहीं हो पाएंगे। और जब वेंट्रिकल्स भी पूरी तरह से फील नहीं हो पाएंगे तो कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली डिक्रीज होगा। तो इसीलिए इन पेशेंट्स के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी अराइज। उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर और क्या क्या हो सकता है, पेशेंट को वीकनेस होगा। ठीक है, पल्स डेफिसिट की कंडीशन होगी, पल्स डेफिसिट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ब्रेथलेसनेस होगी पेशेंट को, ब्रेथलेसनेस। ठीक है, और क्या क्या होगा पेशेंट के अंदर, जो नेक वेन है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएंगी।
नेक वेन्स कैसी हो जाएंगी, डिस्टेंडेड या हम बोल सकते हैं डायलेटेड हो जाएंगी। तो ये सारी कंडीशंस जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो किसके अंदर अराइज होंगे, एट्रियल फिब्रिलेशन की कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज असाइन टू केयर फॉर अ क्लाइंट, ठीक है, नर्स को असाइन करा गया एक क्लाइंट की केयर करने के लिए, who had a permanent demand ventricular pacemaker inserted, और उस पेशेंट के अंदर परमानेंट क्या हो रखा है, परमानेंट डिमांड वेंट्रिकुलर पेसमेकर को इंसर्ट करा गया है, ठीक है, ध्यान रखना वेंट्रिकुलर पेसमेकर। नेक्स्ट है आफ्टर द प्रोसीजर, अब प्रोसीजर के बाद में क्या है, द नर्स डिटरमाइंड दैट देयर इज गुड पेसमेकर फंक्शन बाय नोटिंग दैट द पेसमेकर स्पाइक इज प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब पेसमेकर्स को इंसर्ट किया जाता है, चाहे वो वेंट्रिकुलर पेसमेकर हो चाहे वो एट्रियल पेसमेकर हो, तो उसके बाद में वो अपनी पेसमेकर स्पाइक होती है, ठीक है। अब स्पाइक हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से वेव बोल सकते हैं। अब वेव क्या है, जैसे हम नॉर्मल एक ईसीजी देखते हैं, ये पी वेव हो गया, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया और ये टी वेव हो गई, ठीक है, पी हो गया, क्यू आर एस और ये टी वेव हो गई, ठीक है। तो अब जब भी पेसमेकर को इंसर्ट किया जाता है तो क्या हो जाएगा, एक और वेव इंसर्ट होगी, ठीक है, और वो ईसीजी के अंदर क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। कौन से ईसीजी के अंदर, जिसके अंदर पेसमेकर लगा है। तो अब देखिए यहाँ पे लगा है वेंट्रिकुलर पेसमेकर, ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि गुड पेसमेकर मतलब कि कंडीशन सही है, तो कौन सी ईसीजी को देख के हमें ये पता चलेगा। ऑप्शन दे रखा है कि पेसमेकर स्पाइक कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन ए बिफोर ईच पी वेव, कि हर पी वेव से पहले, ये जो पी वेव है इससे पहले। ऑप्शन दे रखा है बी जस्ट आफ्टर ईच पी वेव, या तो इस पी वेव के बाद में। ऑप्शन सी है बिफोर ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और ऑप्शन डी है जस्ट आफ्टर ईच टी वेव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, कि जब भी वेंट्रिकुलर पेसमेकर को अप्लाई किया जाता है तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में, सॉरी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले क्या होती है, एक वेव बनती है, ठीक है। और अगर एट्रियल पेसमेकर है तो वेव कहाँ बनेगी, जस्ट बिफोर द पी वेव, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इस तरह से ध्यान रखना कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकल से रिलेटेड होता है अगर हम नॉर्मल ईसीजी की बात करें, ठीक है, और पी वेव एट्रियल से रिलेटेड होता है। तो बस ऐसे ही याद रखना है कि अगर वेंट्रिकुलर पेसमेकर है तो स्पाइक कहाँ होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले, और अगर एट्रियल पेसमेकर है तो पी वेव से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद वेल्वुलर हार्ट डिसीज, ठीक है, पेशेंट को क्या है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर द मैकेनिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट, ठीक है, पेशेंट में क्या होने जा रहा है, मैकेनिकल वॉल्व रिप्लेसमेंट हो रहा है। विच आइटम इज असेंशियल टू असेस बिफोर द सर्जरी इज परफॉर्म, सर्जरी परफॉर्म करने से पहले किस चीज को ध्यान रखना है। ऑप्शन दे रखे ए फिजिकल डिमांड्स ऑफ द क्लाइंट्स लाइफस्टाइल, ऑप्शन बी द एबिलिटी टू कंप्लाई विद द एंटीकोगुलेंट थेरेपी फॉर लाइफ, ठीक है, कि पेशेंट जो है एंटीकोगुलेंट थेरेपी जो है उसको लॉन्ग टर्म तक अप्लाई करने के लिए उसकी कितनी एबिलिटी है। ऑप्शन सी द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द कार्डियक रिहैब प्रोग्राम, कि पेशेंट की कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी। ऑप्शन डी द लाइकलीहुड ऑफ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग बॉडी इमेज प्रॉब्लम, कि क्या जो क्लाइंट है उसमें बॉडी इमेज प्रॉब्लम जो है उसको एक्सपीरियंस कितना वो पेशेंट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका यहाँ पे, कि किस चीज को देखा जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे जो कीवर्ड है वो क्या है, असेंशियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, द पेशेंट द एबिलिटी टू कंप्लाई विद द एंटीकोगुलेंट थेरेपी फॉर लाइफ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जब भी वॉल्व का रिप्लेसमेंट होगा ना तो उसके बाद में पेशेंट को लॉन्ग टर्म तक एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मेटल को जो है प्रोस्थेसिस एज ए यूज किया जाता है तो ब्लड का क्लॉट ना हो जाए, इसीलिए एंटीकोगुलेंट्स प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cardiac catheterization using the femoral artery approach is performed, ठीक है,
कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है और किसके थ्रू हुआ है? फीमोरल आर्टरी के थ्रू। अब क्यों हुआ है? टू असेस द डिग्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस इन द क्लाइंट, कि क्लाइंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के थ्रोम्बोसिस को असेस करने के लिए। विच नर्सिंग एक्शन फॉलोइंग द प्रोसीजर इज अनसेफ फॉर द क्लाइंट, ठीक है, कि कौन सा नर्सिंग एक्शन प्रोसीजर के बाद में क्या है क्लाइंट के लिए? अनसेफ है। ऑप्शन दे रखा है ए, एनकरेजिंग क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कि पेशेंट को फ्लूइड इनटेक के लिए एनकरेज करना। ऑप्शन बी, प्लेसिंग द क्लाइंट्स बेड इन फाउलर्स पोजीशन। ऑप्शन सी, रिज्यूमिंग प्रिस्क्राइब्ड प्री कैथेटराइजेशन मेडिकेशन, कि जो कैथेटराइजेशन से पहले उसको मेडिकेशंस चलती थी उसको फिर से स्टार्ट करें। ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट to move the toes when checking the circulation, motion and sensation. करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, प्लेसिंग द क्लाइंट्स बेड इन द फाउलर पोजीशन। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन करा जाता है तो पेशेंट को हमेशा डिपेंडेंट पोजीशन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। डिपेंडेंट पोजीशन का मतलब होता है कि पेशेंट को फ्लैट रखा जाता है, क्योंकि अगर उसका बेड या पेशेंट के लिम्स को अगर मूव करा गया तो वहां से ब्लीड या हम बोल सकते हैं हेमरेज की जो कंडीशन है वो अराइज हो सकती है, ठीक है। अब देखिए बाकी चीजें क्या है? एनकरेजिंग क्लाइंट टू इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करा जाता है, क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसीजर डाई यूज करी जाती है उसके एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। और जो उसकी प्री कैथेटराइजेशन मेडिकेशन से उसको भी स्टार्ट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे रेगुलर लेनी ही है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट कि टू मूव द टोस। ऐसा क्यों करा जाता है? ताकि पेशेंट को आगे कोई नेक्रोसिस तो नहीं हो रहा है, ठीक है, पेशेंट का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ना तो पेशेंट के बेड को और ना पेशेंट के लिम्ब को ना ही हमें फ्लेक्स करना है और ना ही हमें हाइपर एक्सटेंड करना है। हमें उसे कैसे रखना है? डिपेंडेंट पोजीशन में फ्लैट ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हैज स्लो रेगुलर पल्स, ठीक है, क्लाइंट की क्या है? रेगुलर पल्स स्लो है। ऑन द मॉनिटर द नर्स नोट्स रेगुलर QRS कॉम्प्लेक्स विथ नो पी वेव्स। मॉनिटर में क्या दिख रहा है कि QRS कॉम्प्लेक्स तो रेगुलर है बट पी वेव नहीं है। एंड द वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 50, कि वेंट्रिकल्स की रेट कितनी हो गई है? 50 हो गई है। द नर्स सस्पेक्ट्स that there is a problem at which part of cardiac conduction system, ठीक है, कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के कौन से पार्ट के अंदर प्रॉब्लम है ये नर्स को सस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑप्शन ए द लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन बी द बंडल ऑफ हीज, ऑप्शन सी द साइनोएट्रियल नोड्स, ऑप्शन डी द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, कि प्रॉब्लम किस में है? ऐसे नोड्स जो है साइनोएट्रियल नोड्स उसके अंदर। अब ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि जो पी वेव होती है, नॉर्मल जो पी वेव होती है वो किसको इंडिकेट करती है? एट्रियल पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो देखिए अगर पी वेव नहीं है मतलब कि एट्रियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और यही ट्रिक है याद रखने की या चीजें या क्वेश्चन को समझने की, कि लेफ्ट वेंट्रिकल तो नहीं होगा क्योंकि पी वेव नहीं है, QRS कॉम्प्लेक्स तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बंडल ऑफ हीज भी नहीं आएगा और इतना एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड्स भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन सी, एलिमिनेट मेथड को हमने यूज करा यहाँ पे।
ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो एलिमिनेट मेथड है उसको यूज किया है। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ वैकेंसीज के बारे में, क्विज को अलग अलग में कंडक्ट करवाती रहती हूँ, प्लस वहां पे मैं बहुत सारी और भी चीजों को अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।